माय लर्नर फ्रेंड्स, मैं वेद प्रकाश शर्मा एडवोकेट सोनीपत नौदला चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज जीरो एफआईआर बारे हम चर्चा करेंगे। जीरो एफआईआर क्या होती है, इसको दर्ज करना क्यों अनिवार्य है। जीरो एफआईआर महिलाओं के खिलाफ होने वाले क्रूर अपराधों के खिलाफ एक प्रभावी कदम माना गया। इसका मकसद घटना में देरी से बचना, पुलिस स्टेशन के क्षेत्राधिकार में न आने के बावजूद एक्शन के लिए पुलिस को बाध्य करना, समय पर कार्रवाई करने के अलावा केस तेजी से आगे बढ़े और जांच सही ढंग से हो, इसलिए जीरो एफआईआर का प्रावधान हुआ। दोस्तों, 2012 में दिल्ली में निर्भया गैंग रेप विश्व में चर्चा का विषय बना, जिस पर पीड़िता के परिवार के लोग संबंधित थानों में घूमते रहे, लेकिन समय पर प्राथमिकी दर्ज न होने के कारण काफी जनता का विरोध सरकार को सहना पड़ा और अंत में जस्टिस वर्मा कमेटी का गठन किया गया। जस्टिस वर्मा कमेटी ने मामले में कड़े कानून बनाने व पुराने कानूनों को संशोधन के लिए सुझाव दिए। इस कमेटी की तरफ से ही जीरो एफआईआर का सुझाव दिया गया था और गंभीर अपराध होने पर किसी थाने में किसी दूसरे इलाके की एफआईआर किसी व्यक्ति द्वारा लिखी जा सकती है, लिखवाई जा सकती है। ऐसे मामले में अधिकार क्षेत्र का मामला रुकावट नहीं बनेगा। जीरो एफआईआर के बाद ऑफिसर एक्शन लेने के लिए बाध्य होगा। जब कोई भी शिकायत संबंधित थाना अध्यक्ष को संज्ञेय अपराध बारे दी जाती है तो पुलिस न सिर्फ एफआईआर दर्ज करेगी बल्कि उसकी शुरुआती जांच भी करेगी और शुरुआती सबूतों को नष्ट करने से बचाने के लिए पुलिस को एक्शन लेना अति आवश्यक है। पुलिस इस तरह की जांच के बाद जांच रिपोर्ट और एफआईआर को संबंधित थाने को रेफर करती है। इस प्रक्रिया में जो एफआईआर दर्ज की होती है उसको हम जीरो एफआईआर कहते हैं। कई बार रेप की शिकायत की जाती है तो तुरंत पीड़िता को मेडिकल करवाना अनिवार्य होता है। यही वजह है कि जीरो एफआईआर के बाद पुलिस छानबीन भी करती है और जीरो एफआईआर के अलावा देश के गृह मंत्रालय ने भी साल 2015 में सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को कंपलसरी एफआईआर की एडवाइजरी भी जारी की थी। साल 2013 में भी ऐसी एडवाइजरी जारी की थी, लेकिन सारी सरकारी पहल मौके पर चूक जाती है जब पीड़िता को न्याय के लिए भटकना पड़ता है। दोस्तों, माननीय उच्चतम न्यायालय ने केस टाइटल सतविंदर कौर वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी डिसाइडेड ऑन 5/10/1999 को व AIR 1999 दिल्ली पेज 1031 केस टाइटल रमेश कुमार वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी डिसाइडेड ऑन 21/2/2006 में इन्हीं बिंदुओं को विचारा है और उसमें यह तय किया गया है कि पुलिस अधिकारी कॉग्निजेबल ऑफेंस में, संज्ञेय अपराध में एफआईआर दर्ज करने के लिए बाध्य है और यदि वह एफआईआर नहीं दर्ज करता है तो उसने अपराध किया है और उस अपराध के तहत उसके खिलाफ विभागीय कार्रवाई भी की जा सकती है और भारतीय दंड संहिता की धारा
166A के तहत भी कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। दोस्तों, यदि आपके सामने या किसी भी व्यक्ति के साथ संज्ञेय अपराध हुआ है और उसकी सूचना पुलिस अधिकारी को दी जाती है और वह उस पर कोई कार्रवाई नहीं करता है, तो आप भी उसके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। प्रथम सूचना रिपोर्ट के बारे में क्या क्या प्रावधान है वो मैं आपको चर्चा में बतला रहा हूं। अगर संज्ञेय अपराध है तो थानाध्यक्ष को तुरंत प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करनी चाहिए और एफआईआर की एक प्रति लेना शिकायत करने वाले का अधिकार है। एफआईआर दर्ज करते समय पुलिस अधिकारी अपनी तरफ से कोई टिप्पणी नहीं लिख सकता, न ही किसी भाग को हाईलाइट कर सकता है। संज्ञेय अपराध की स्थिति में सूचना दर्ज करने के बाद पुलिस अधिकारी को चाहिए कि वह संबंधित व्यक्ति को उस सूचना को पढ़कर सुनाए, लिखित सूचना पर उसके हस्ताक्षर कराए। पुलिस स्टेशन की मोहर और पुलिस अधिकारी के हस्ताक्षर एफआईआर पर होने अति आवश्यक है। इसके साथ ही पुलिस अधिकारी अपने रजिस्टर में यह तथ्य दर्ज करेगा कि सूचना की कॉपी सूचना देने वाले को दे दी गई है। अगर किसी ने संज्ञेय अपराध की सूचना पुलिस को लिखित रूप में दी है तो पुलिस अधिकारी का कर्तव्य है कि वह लिखित सूचना को भी एफआईआर के साथ लगा कर रखे। एफआईआर दर्ज कराने के लिए जरूरी नहीं है कि शिकायत करने वाले को अपराध की व्यक्तिगत जानकारी हो या उसने अपराध होते हुए देखा हो। अगर किसी कारण आप घटना की तुरंत सूचना पुलिस को नहीं दे पाए तो उसमें घबराने की भी आवश्यकता नहीं है। ऐसी स्थिति में आपने देरी का कारण उनको बताना होगा। कई बार एफआईआर दर्ज करने से पहले ही मामले की जांच पड़ताल पुलिस शुरू कर देती है, जबकि यह अनिवार्य है कि जैसे ही संज्ञेय अपराध की सूचना पुलिस अधिकारी को मिलती है, पहले वह उसकी एफआईआर दर्ज करे, उसके बाद उसकी जांच पड़ताल को आरंभ करें। घटनास्थल पर एफआईआर दर्ज कराने की स्थिति में अगर आप एफआईआर की कॉपी नहीं ले पाते हैं तो पुलिस अधिकारी उस एफआईआर की कॉपी को आपके पास डाक द्वारा भेजने के लिए बाध्य है। आपकी एफआईआर पर क्या कार्रवाई हुई इस बारे में संबंधित पुलिस आपको डाक से भी सूचित करेगी और जब भी आप सूचना लेना चाहेंगे उस समय भी सूचित करेगी। अगर थानाध्यक्ष सूचना दर्ज करने से मना करता है तो सूचना देने वाला व्यक्ति उस सूचना को रजिस्टर्ड डाक द्वारा उच्च अधिकारियों को भेज सकता है और उच्च अधिकारियों से उक्त पुलिस अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की मांग भी कर सकता है। एफआईआर न लिखे जाने की हालत में आप अपने एरिया मजिस्ट्रेट के पास पुलिस को दिशा निर्देश देने के लिए कंप्लेंट दायर कर सकते हैं और जो कंप्लेंट आपने माननीय न्यायालय में दायर की उसमें माननीय न्यायालय पुलिस अधिकारी को केस रजिस्टर करने के लिए आदेश देकर उसकी रिपोर्ट भी मंगवा सकता है। अगर अदालत द्वारा दिए गए समय में पुलिस अधिकारी शिकायत दर्ज नहीं करता है या आपको प्रति उपलब्ध नहीं कराता है या अदालत के दूसरे आदेशों का पालन नहीं करता है तो उस अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई के साथ उसे जेल भी हो सकती है। अगर सूचना देने वाला व्यक्ति पक्के तौर पर यह नहीं बता सकता कि अपराध किस जगह हुआ है तो पुलिस अधिकारी इस जानकारी के लिए प्रश्न पूछ सकता है और फिर निर्णय पर पहुंच सकता है। इसके बाद तुरंत एफआईआर दर्ज कर वह उसे संबंधित थाने को भेज देगा। इसकी सूचना उस व्यक्ति को देने के साथ साथ रोजनामचे में भी दर्ज की जाएगी। अगर शिकायत करने वाले को घटना की जगह नहीं पता है, पूछताछ के बाद पुलिस उस जगह को तय नहीं कर पाती है तो भी वह तुरंत एफआईआर दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू करेगा। अगर जांच के दौरान यह तय हो जाता है कि घटना किस थाना क्षेत्र में घटी तो केस उस थाने को ट्रांसफर हो जाएगा। अगर एफआईआर कराने वाले व्यक्ति की
मामले की जांच पड़ताल के दौरान मौत हो जाती है तो उसकी एफआईआर को मृत्युकालिक कथन डैंग डिक्लेरेशन माना जाएगा। अगर शिकायत में किसी असंज्ञेय अपराध का पता चलता है तो उसे रोजनांचे में दर्ज करना जरूरी है। इसकी कॉपी शिकायतकर्ता को लेनी चाहिए। इसके बाद मजिस्ट्रेट को सीआरपीसी की धारा 155 के तहत उचित आदेश के लिए संपर्क किया जा सकता है। लर्नर फ्रेंड्स, हमारे देश में 2 एग्जाम्पल्स 0 एफआईआर के हैं जिनमें बाबा आशाराम पर रेप का केस लगा और पीड़िता को वहां पर एफआईआर दर्ज न होने पर दिल्ली में एफआईआर दर्ज करवानी पड़ी और आशाराम को सलाखों के पीछे जाना पड़ा। दूसरा, सुशांत सिंह राजपूत वाला केस, मुंबई में मर्डर हुआ और उनके पिता द्वारा बिहार में जो है एफआईआर दर्ज कराई गई। ये शून्य एफआईआर के मुख्य उदाहरण हैं। दोस्तों, इसके अलावा मुख्यतः जो केस हैं उनमें क्रिमिनल अपील नंबर 938 ऑफ 1995, सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस सीबीआई वर्सेस तपन कुमार, डिसाइडेड ऑन 10 अप्रैल 2003 बाय एपेक्स कोर्ट ऑफ इंडिया, तथा 2014 एआईआर सुप्रीम कोर्ट पेज 187 फुल बेंच का निर्णय है, ललित कुमारी वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ यूपी एंड अदर्स। इसके अलावा पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट सिंगल बेंच का निर्णय, उषा रानी वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा एंड अदर्स, डिसाइडेड ऑन 16/7/2015, तथा 2019-2 पीएलआर पेज 530 दलबीर कौर एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा एंड अदर्स, 2019-2 रिसेंट क्रिमिनल रिपोर्ट्स पेज 723, 2021-1 रिसेंट क्रिमिनल रिपोर्ट्स पेज 162 पर यही निर्धारित किया गया कि प्रथम सूचना रिपोर्ट कोई विश्वकोश नहीं है जिसमें पूर्ण विवरण दिया जा सके, सभी तथ्यों का खुलासा होना पाया जाए। संज्ञेय अपराध की सूरत में मुखबिर भी जो है रिपोर्ट दर्ज करा सकता है, चाहे वह पीड़ित या हमलावर का नाम भी न जानता हो, उसे यह भी नहीं पता हो कि घटना कैसे घटी है, वह प्रत्यक्षदर्शी भी ना हो, उसको केवल अपराध के पहलुओं का विवरण पता होना चाहिए। इस प्रकार जो है पुलिस ऑफिसर केस दर्ज करने के लिए बाध्य है। यदि केस दर्ज नहीं करता है तो वह धारा 166A भारतीय दंड संहिता के तहत सजा का हकदार है तथा विभागीय कार्रवाई भी हो सकती है। दोस्तों, मुझे आशा है कि आप मेरी इस वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद। जय भारत।